तो आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग करेंगे इसको पहले देख लेते हैं। पहला टॉपिक जो रहेगा आपका डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। समझो ना, मतलब जो सेक्टर्स है पहले हमने कौन सा पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब देखेंगे कि सेक्टर्स को कैसे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे हम लोग आज कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। जो मजदूर हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में उनको कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा सकता है। समझ ना, प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्शन, सुरक्षा, ठीक है ना। और ऑनरशिप के आधार पे कितने प्रकार के सेक्टर्स होते हैं, जैसे मेनली होते हैं दो, कौन कौन से, पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, आसानी से समझिएगा। कोई डाउट होगा तो पूछना है, मुंह बंद करके नहीं आना है इसके वजह से। ठीक है, समझ रही हो। तो सबसे पहले कोई बता सकता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? एनीबॉडी हैव आंसर्स अबाउट दैट? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? यस, व्हाट डू यू मीन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? मोहित, हां, इधर से कोई डेफिनेशन लिख लीजिएगा इसका, राइट आउट द डेफिनेशन। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आर दोस सेक्टर्स, राइट आउट एवरीवन। ओ सर देखिए, गिरा मत, थोड़ा इधर इधर करके लिखना और इधर आ जाओ। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आर दोस सेक्टर्स, थोड़ा फास्ट लिखिएगा। Organized sectors are those sectors which are registered by the government, which are registered by the what? ये किसके द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं? Registered by government. Organized sector are those sectors which are registered by government. हो गया everyone? हाँ, शिवम हो गया। Which are registered by government and which are registered by government and have to follow rules and regulation which are given in various laws, and also follows rules and regulations, also follows rules and regulations which are given in various laws such as laws के बारे में हम देखते हैं, such as फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट। कौन कौन सा लॉज है? फैक्ट्री एक्ट, ठीक है। दूसरा मिनिमम वेजेस एक्ट, और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा लिख लीजिएगा। शॉप एंड कौन सा? एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। फिर यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग ईटी। हो गया, डन। एक बार रिपीट कर दो फिर से। Unorganized sectors are those sectors which are registered by government, जो सरकार के द्वारा क्या होते हैं? रजिस्टर्ड होते हैं, समझो ना। and have to follow certain rules and regulations, कुछ rules and regulations उनको फॉलो करने होते हैं, कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलने होते हैं। जैसे कि जो लॉज दिए जाते हैं
which are given by the laws given various laws such as Factory Act. मैंने आपको बताया कौन कौन से नियमों के अनुसार चलने होते हैं, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं. फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट. फैक्ट्री एक्ट मतलब क्या होता है कि ये एक्ट पारित किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें जो भी मजदूर, जो भी वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है उसको कुछ विशेष सुविधाएं देनी होती, चाहे वो उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो, समझ रहे हो ना, या फिर उसके फैसिलिटी से रिलेटेड हो, वो फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग आता, समझ रही हो. वर्किंग आवर्स के यदि बात हम करें कि कितना घंटे काम करना चाहिए, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं. मजदूर है तो क्या आप उससे 16 घंटे काम करवाइएगा? नहीं ना. कितना घंटा काम होना चाहिए मिनिमम? मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 8 to 10 आवर्स, 8 घंटे, 7 से 8 से 10 घंटे वो लेते. ओवर टाइम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम का पैसा देना होगा. जो फैक्ट्री का मालिक है उसको देना होगा ओवर टाइम का पैसा. ये नहीं कि आप सैलरी दे रहे हो उतना ही और उसे काम करवा रहे हो 15 घंटा 16 घंटा, तो ये क्या हो गया? उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ ना, उसका शोषण हो गया था. तो ये नहीं हो रहा है. मिनिमम वेजेस है, ये भी है कि अमूमन कितना मिनिमम वेज होना चाहिए जो वर्कर्स ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये सरकार देता है. ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको सुविधा मिलती है, उनका वेजेस क्या रहता है? एक फिक्स वेजेस रहता है, ठीक है ना, किससे कम नहीं मिले. पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, इसमें जो पीएफ वगैरह हम लोग देते हैं ना, प्रोविडेंट फंड वगैरह, जानते हैं पीएफ के बारे में? कुछ पैसा जो है पार्ट ऑफ सैलरी उनका कट कर लिया जाता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो है एज पेंशन जो है वो दिया जाता है. कुछ एम्प्लॉइज देते हैं, कुछ एम्प्लॉयर उसका कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है. और 60 साल मान लीजिए हम ही पढ़ा रहे हैं, इतना ही एनर्जी थोड़े ना रहेगा. 60 साल के बाद थोड़ा डाउन होंगे ना, हाँ, तो थोड़ा एनर्जी क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा. एनर्जी डाउन हो जाएगा तो बुढ़ापा कैसे कटेगा? वो जो पीएफ का पैसा जमा होगा उसी में से क्या सरकार जो है पेंशन, समझ रहे हो? हाँ, जो लोग ऑर्गेनाइज में काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पुलिस आर्मी और सरकारी जॉब में पेंशन मिलते हैं. प्राइवेट सेक्टर्स में भी जो लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम कर रहे हैं उन्हें भी पेंशन सुविधा सरकार देती, ठीक है. और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे नियम और कानून रहते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिनको फॉलो करना होता है. तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? कोई नियम कानून, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें नहीं होता. समझ रही हो? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है. ऑर्गेनाइज समझ आया ना? ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होता है और कुछ लॉज एंड रूल्स के अकॉर्डिंग जो है ये काम करते हैं. वो रूल्स एंड लॉज यहाँ पे हमने लिखवाया है ना, इसको लिख लीजिएगा. अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? बेसिकली दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स which are largely outside the control of government. So these sectors are not registered by government. Write down. Because registered ये नहीं होता है सरकार द्वारा. These sectors are not registered by what? Government. ये जो सेक्टर्स होते हैं वो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते. Not registered लिख लीजिएगा. Unorganized sectors are the sectors that are not registered by what? Government, and they are characterized by small and they are characterized by small and लिख रहे हो ना? They are characterized by small and scattered units. They are characterized by small and scattered units.
they are not registered by government and they are characterized by small and scattered units. Small and scattered units which are largely outside the control of government. Okay, which are largely outside the control of what? Government. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा. The organized, unorganized sectors are not registered by government. Okay, and they are characterized by small and scattered units which are largely outside the control of government. पॉइंट चेंज करके लिखिएगा. सेकंड पॉइंट, यही से पॉइंट चेंज कर लीजिए. पॉइंट चेंज करके सेकंड पॉइंट में लिखिएगा. ऐसा पॉइंट बना दीजिएगा, एरो दे दे, ठीक है ना. जॉब्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, समझ लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है. इससे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस आता है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ये आपके प्री बोर्ड के लिए भी रहेगा क्वेश्चन, ठीक है. ये एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं. प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर तो ठीक ही है, बट ये देख के जाना होगा कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में कौन-कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं, अनऑर्गेनाइज्ड में कौन-कौन सी फैसिलिटीज नहीं मिलती है. पूरा क्लियर कांसेप्ट होना चाहिए. कोई रट्टा-वट्टा मारने वाला इसमें बात ही नहीं है क्या? है रट्टा मारने वाला बात. चीजों को आप लोग विजुअलाइज कीजिए, अपने सोशल जीवन जो आपका सोशल लाइफ है उससे आप लोग कनेक्ट कीजिएगा ना, याद हो जाएगा. समझ रहे हो? आपके सोसाइटी में भी तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं ना. अब जैसे ये है मोहतरमा, इनकी माता जी वो भी क्या है, जॉब करती है. कौन से सेक्टर में? गवर्नमेंट जॉब, ऑर्गेनाइज है ना. प्राइवेट जॉब में भी क्या होता है, जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड उसको ऑर्गेनाइज ही होता है, उसको फैसिलिटीज मिलता है. लेकिन आप देखिए जो रोड पे दुकान लगा करके अपना जो काम कर रहे हैं, है ना, तो क्या वो ऑर्गेनाइज में है या अनऑर्गेनाइज में? उनको क्या हॉलीडे मिलता है क्या? समर वेकेशन मिलेगा क्या? सिक लीव मिलेगा क्या उनको? कैजुअल लीव मिलेगा क्या उनको? नहीं. छोटा मोटा जो वर्कशॉप पे काम कर रहा है, मालूम तुम मोटरसाइकिल की दुकान पे जाके देखो, जो रिपेयरिंग कर रहा है ना, साइकिल की दुकान पे देखो, ये सब क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो भी तो काम कर रहा है ना. तो उनका कोई कैजुअल लीव नहीं होता, उनका कोई सिक लीव नहीं होता. जैसे दिन जाएंगे तब दिन का पैसा मिलेगा, जैसे नहीं जाएंगे पैसा. समझ लो, ये समाज से कनेक्ट किए ना तुम लोग के बीच तो सब समाज में है ना. ये सारे लोग ऑर्गेनाइज में भी काम करने वाले लोग हैं, और कंसेप्ट ऐसे ही क्लियर करो. एसएसटी मैं सही बता रहा हूं, एसएसटी क्लास में पढ़ के 95% क्लियर करो सब. 5% थोड़ा कैसे लिखेंगे इसका बस प्रैक्टिस कर लोगे सब ना. नंबर कम नहीं आएगा, और नहीं पता इतिहास उठा लो सब बैच का, है या नहीं. सबसे मैक्सिमम वैसे नहीं हम अपना बड़ाई कर रहे हैं या फेंक रहे हैं ज्यादा. आप लोग सीरियसली कांटेक्ट में होंगे ना. मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किया सब बच्चा एसएसटी 80, 85, 90. बस यहाँ पे समझो ढंग से, ठीक है. समझ रहे हो क्या बोल रहा था मैं? अनऑर्गेनाइज में लिखिएगा. क्या लिखा? जॉब्स इन unorganized sectors are often not regular and low paid. Are often not regular and low paid. मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो जॉब होता है ना, समझ रहे हो निहाल, वो रेगुलर नहीं होता है. समझ रहे हो? और इसका जो पेमेंट होता है ना, वो क्या होता है, बहुत लो पेड होता है. पेमेंट बहुत कम होता है. और जॉब रेगुलर, समझ रहे हो, मतलब आज काम पे गए, अब कल काम है या नहीं पता नहीं है. मेरी बात समझ लो ना. आज हम काम किए,
और कल आया बॉस का कहीं माथा गरम हो गया तो क्या करेगा? यू आर फायर्ड, जाओ। यही ना होगा ऑर्गेनाइज में। तो मतलब आज शाम में जॉब से ठीक ठाक आए, कल का जॉब बचा है कि नहीं बचा ये आदमी को पता ही नहीं रहता है कि कल हमारी नौकरी बची है या नहीं बची है। ये स्थिति होती है। और सैलरी भी क्या होता है? क्या होता है सैलरी? बहुत हाई सैलरी होती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अच्छा सुनो, जो अनऑर्गेनाइज्ड में बता रहा है ना, सब लिख देना, सब किस में? उसका उल्टा लिखना। जो अनऑर्गेनाइज्ड है ना उसका सारा उल्टा किसमें हो जाएगा? उसमें क्या हो जाएगा? अनऑर्गेनाइज्ड में जॉब्स आर रेगुलर, हाईली पेड है ना। ऑर्गेनाइज में हो जाएगा, पेमेंट अच्छा मिलता है, जॉब क्या होता है? रेगुलर होता है। उसके बाद लिखिएगा इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दूसरा तीसरे पॉइंट में लिखिएगा इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवरटाइम। ओवरटाइम का कोई प्रोविजन नहीं होता है। ऑर्गेनाइज में तो होता है ना कि 8 घंटे का ड्यूटी है, 4 घंटा एक्स्ट्रा कर दिए, पैसा आएगा ना उसका ओवरटाइम का, समझ रहा है? अनऑर्गेनाइज में नहीं होता। क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है क्या आपको? काहे फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हैं एकदम डाउन सा। उसके बाद देखिए इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवरटाइम, कॉमा देखिए लिखिएगा इसमें, पेड लीव, हॉलीडे लीव ड्यू टू सिकनेस, सॉरी पेड लीव के बाद कॉमा दीजिएगा, फिर हॉलीडे लिखिएगा और फिर कॉमा दीजिएगा और लिखिएगा लीव ड्यू टू सिकनेस। सिकनेस समझते हो ना, मतलब बीमारी की वजह से जो छुट्टी मिलती है, लीव ड्यू टू सिकनेस। हो गया? तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कौन कौन से प्रोविजंस नहीं होते हैं? ओवरटाइम के प्रोविजंस नहीं होते हैं। आप इसमें ओवरटाइम कर नहीं सकते हो, ओवरटाइम नहीं कर सकते हो। और हॉलीडेज, हॉलीडेज भी क्या होता है? हॉलीडेज में इसमें हॉलीडे भी नहीं मिलता है, कोई छुट्टी नहीं होता है, कहीं वैकेशन पे जाओगे तो पैसा कट जाएगा। और जो सिकनेस वाला लीव होता है, लीव ड्यू टू सिकनेस देते थे ना, याद आता है स्कूल में? स्कूल में देते हो सब ना, to the principal, that's school. With due respect, I want to say that I am suffering from fever. Yes. तो यादें कर लियो सब। चाहे कहे ना मामा जी के यहाँ जाना हो, नानी जी के यहाँ जाना हो, ये लाइन याद रहता है। With due respect, I want to say that I am suffering from fever. So, kindly grant my leave from this book. तो ई वाला जो सिस्टम होता है ना, किसमें होता है? खाली ऑर्गेनाइज में होता है, अनऑर्गेनाइज में नहीं होता है। वहां पे लेके जाओगे ना कि ड्यू रिस्पेक्ट करके तू जाओ, पैसा छोड़ के जा। समझ रहा है? तो हॉलीडे वगैरह नहीं होता है। हॉलीडे के लिए जैसे अभी वैकेशन है, तो बढ़िया कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे वैकेशन वगैरह की छुट्टी मिलता है, कंपनी देती है कि जाओ साल भर तक काम किया, जाओ 10-15 दिन फैमिली के साथ में घूम के, तो अपना भाई काम मन से करेगा। घूमने के लिए दीजिएगा नहीं, सालों भर काम ही करवाइएगा तो क्या काम करेगा आदमी? तो ये सारी चीजों की कमी होती है ऑर्गेनाइज में, ठीक है? अब देखो ये कौन आदमी, अब आदमी पहचानिए। ऑर्गेनाइज में कौन है, अनऑर्गेनाइज में कौन है? बताइए, आप बताइए ऑर्गेनाइज में कौन लोग आते हैं? ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिएगा VVI। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी समझिएगा बोर्ड में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपको डेफिनेशन ना दे, केस में किसी से केस उठा के दे दे। एक आदमी है जिसको कोई लीव नहीं है, ठीक है, पेमेंट लो है, तो कैटेगराइज, और एक आदमी जिसकी पेमेंट अच्छी है, लीव वगैरह, तो कैटेगराइज कीजिए इसको, कैसे? समझ रहे हो ना? तो क्रॉस क्वेश्चन के लिए तैयार होकर जाइएगा। अब पैटर्न चेंज कर दिया है बोर्ड एग्जाम,
सीधा नहीं दे रहा है, मतलब ना पकड़ तो रख ही रहा है लेकिन ऐसे समझ ना घुमा के पकड़ रहा है। इसको क्या ट्रेंड होके जाइएगा। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो समझ गए हम लोग जो रजिस्टर्ड कंपनी है गवर्नमेंट का, है ना, जैसे जितनी गवर्नमेंट कंपनीज है वो हो गए, प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर का आती है जो कि रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के द्वारा। अनऑर्गेनाइज में कौन लोग आते हैं, तो जो लोग मान लो स्ट्रीट वेंडर है जो रिपेयरिंग काम करते हैं या स्ट्रीट पे रिपेयर करते हैं रोड वगैरह पे, है ना। फार्मर्स हो गए, वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबरर्स, फार्मर्स हो गए, ठीक है। हायर लेबरर्स मतलब क्या होता है, सीमेंट बालू मिट्टी ढोने वाला, समझ ना। हाँ, हायर लेबर क्या होता है, आप देखोगे हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, छपरा से, तो वहां पे क्या है देखे हैं एक मार्केट, समझ लो, सरकारी बाजार, तो वहां पे सब्जी मिलता है, उसको सरकारी बाजार भी कहा जाता है, ठीक है। वहां पे जब आप सुबह में जाइएगा 5 से 6 बजे, तो देखिएगा सब लोग कुदाल उदाल ले करके लगभग 50, 100, 150, 200 की संख्या से भी ज्यादा लोग वहां पे बैठे रहते हैं, समझ रहे हो, वो बैठा रहेगा सब कुदाल उदाल ले करके, सब डेक्ची उक्ची नहीं करते, क्या है कि किसी के घर यदि काम हो रहा हो तो लेबर खोजने के लिए आएगा ना। हाँ, तो अड्डा पता है कि यहाँ पे लेबर लोग मिलेगा, वहां से हाँ चलो भाई हमारे यहाँ का बालू ढोना है, ईटा ढोना है, तो क्या तुमको प्रोग्रामिंग करने के लिए थोड़ा ले जाएगा, है ना। तो वो कैसे लेबर, वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। तो दिहाड़ी मजदूर भी किसमें आते हैं, और ऑर्गेनाइज में आते हैं। आज थोड़ा ना कहेगा कि पानी छोड़ दीजिए, आज बुखार है पैसा दे दीजिए, देखा कोई नहीं का, बताओ नहीं, कोई सिक लीव वगैरह नहीं होता। वैसे मैंने रिपेयरिंग वाला बताया, साइकिल का पंचर बनाना है, गाड़ी का पंचर बनाना है, हवा भर रहा है या मोटरसाइकिल बना रहा है, तो ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, फार्मर्स, किसान भी किसमें आएगा, अपना जमीन अनऑर्गेनाइज में आएगा। अपना जमीन और क्या, अपना जमीन वाला भी वही अनऑर्गेनाइज में ही आएगा। उसको क्या फैसिलिटी है, क्या फैसिलिटी है,